I am Irfan Habib, currently a first year MBBS student at All India Institute of Medical Science, Bhubaneswar. And my All India rank was 594 this year, mid 2022, with a score 685. And I'm from Coach Bihar, West Bengal. And so actually in my family, there is no one from a medical background. So from a very childhood, it's like my grandfather was passed away by cancer, and so it was a motivation for me always to become a doctor. And I get to know about NEET, that how to be in the medical entrance and how to be in this line, like medical way. So I get into it after my 10th over. I started my 11th, and then because of lockdown, there are a few difficulties are there, because online classes are there, and also little distractions. So I can't clear my fast attempt. uh, I can't clear NEET in my first attempt. Then after 1 year coaching, I online coaching, then I cracked NEET 2022 this year. मोटिवेशन तो ये था कि मतलब जैसे मेडिकल प्रोफेशन, ये मुझे बहुत ही पसंद था बचपन से ही। और तो मतलब मेडिकल प्रोफेशन तो कभी भी अगर मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी, या फिर मेडिकल कॉलेजेस, इनके नाम्स है ना, फिर डॉक्टर लोग जो थे, तो मतलब मेडिकल प्रोफेशन को देख कर अगर कोई डॉक्टर कभी दिखे कहीं पर, है ना, तो हमेशा एक मोटिवेशन ये था कि हमें भी कभी जाना है, अपने जो हेडफोन है इसको स्टेथोस्कोप में बदलना है। तो ये मोटिवेशन हमेशा से था कि एक दिन मेडिकल कॉलेज में ही जाना है, तो उसके लिए जैसे भी करना है प्रिपरेशन। तो मोटिवेशन हमेशा से यही रहा है। ओके। और अगर अब हम बात करें प्रिपरेशन की, तो आपने किसी की हेल्प लेकर के प्रिपरेशन की या फिर सेल्फ स्टडी नहीं करके? से मैंने ऑनलाइन स्टडी किया था, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट PW से किया था मैंने। पहले तो ऐसा था कि क्या पढ़ना है ये नहीं पता था, है ना, कि मतलब ऐसा था कि कोई घर में ऐसा नहीं था जो बताए कि क्या करना चाहिए। तो हम पहले कि एनसीईआरटी पढ़ना है, या फिर एनसीईआरटी में भी एनसीईआरटी का अलग से, एनसीईआरटी से छोड़ के क्या पढ़ना चाहिए, फिजिक्स में एनसीईआरटी का फिजिक्स पढ़े, या फिर अलग से कौन से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इनिशियल डेज में ऐसा था कि ये सब समझने में थोड़ा टाइम लग गया कि हाँ, कौन सा बुक को फॉलो करना चाहिए, बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, एंड नीट का एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो पहले ऐसा था कि क्योंकि पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं था, किसी कोई बोलने वाला भी नहीं था, तो धीरे धीरे ये सब जब पीवाईक्यू पेपर देखे, है ना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो उसके बाद समझ में आया कि हाँ, नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो डिफिकल्टीज ये था कि कोई एक्सपीरियंस, मतलब कोई गाइड करने वाला प्रॉपर नहीं था कि कैसे करना है, क्या बुक करना है, कौन सा रिसोर्सेस फॉलो करना है, या फिर कैसा स्ट्रेटेजी होना चाहिए नीट के लिए। तो फिर क्या होता था कि ऑनलाइन क्लासेस भी थे, तो उसमें कभी कभी लेक्चर छूट जाते थे, वो फिर बैकलॉग्स बन जाते, वो फिर प्रोकास्टिनेट कर करके फिर बाद में वो कभी नहीं हो पाता। तो इनिशियल डेज में यही सब रहते थे कि कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, तो कहीं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे कभी कभी, जो कभी टेस्ट मिस हो गया, या फिर टेस्ट का कैसे एनालिसिस करना चाहिए, ये सब खुद से नहीं बनते थे। तो धीरे धीरे ये सब चीजें अटेम्प्ट करने के बाद फिर अच्छे से समझ में आने लगा धीरे धीरे। फॉर नीट इट इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी, क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कि एनसीईआरटी बाइबल, गीता कुरान जैसा ही है नीट के लिए। क्योंकि क्या होता है कि एनसीईआरटी जैसे बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट सारे के सारे 99% से भी ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड ही होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से नहीं है, तो वो भी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से आता है। तो फॉर बायोलॉजी, टोटल बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो एनसीईआरटी के, मतलब एनसीईआरटी क्या होता है कि अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी खुद से पढ़ने जाएं तो एनसीईआरटी खुद से नहीं बनता, इसलिए लगता है कि एनसीईआरटी बोरिंग है। लेकिन एनसीईआरटी अगर आप किसी क्लास करने के बाद अगर कोई आपको समझा रही है टॉपिक, उसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो फिर एनसीईआरटी का लाइन समझ में आता है। तो एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एनसीईआरटी में कम चीजें लिखे होते हैं, लेकिन जो भी लिखा है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। यस सर। तो फिजिक्स ऐसा है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर हम सिर्फ उसके पढ़ते जाएंगे तो फिजिक्स के नहीं बनेंगे। फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पहले कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके वहां से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई हो रहा है, कौन से वैल्यूज गिवन होता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। इन सब के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम हर रोज फिजिक्स के लिए फिजिक्स पहले अपना जो क्लासेस में या फिर कहीं से जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहां से अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वो किसी भी
बुक जो एनसीईआरटी को फॉलो करता हो, नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, तो ऐसा किसी भी बुक से हम कर सकते हैं। तो वहां से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, अगर ये दोनों चीजें फिजिक्स के लिए हो गया है ना, तो अगर हम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हैं, क्योंकि अगर मैंने कोई भी फिजिक्स का टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ, इस टॉपिक से कौन से पार्ट में ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर इस पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फिजिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। और सिर्फ एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, क्या होता है कि हमें क्वेश्चन कभी करते हैं तो गलत हो जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से लास्ट में जाके फिर वो क्वेश्चन फिर से आए थे तो बन नहीं पाते। तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको फिर उसमें जो गलतियां हो रहा है उस गलती को नेगेटिफाई करना, उसको आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना। अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो उसको कोई फॉर्मूला चार्ट बना के उसको याद करने की कोशिश करना। कोई चीजें जो बहुत ज्यादा रिलेटेड है लेकिन याद नहीं आ रहा तो उसको माइंड मैप्स बना के। तो ऐसे करके फिजिक्स को एक इंटरेस्टिंग वे में पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए और अपने क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो गलतियां हो रही हैं उनको रिवाइज करके फिर ठीक करना चाहिए। तो दैट इज माय अप्रोच फॉर फिजिक्स। सो फॉर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में तीन डिवीजन है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच एकदम फिजिक्स के जैसे होता है। उसमें पहला फोकस ये होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। फिर उस कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम अगर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री मेनली मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर टू फिजिक्स, अगर फिजिक्स की तरह हम इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट समझने के बाद, तो अगर हमें पता है कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली फिजिकल केमिस्ट्री हो जाता है। उसके फॉर्मूलाज आते हैं, कॉन्सेप्ट आता है, और उसके अप्लायंस अगर आ जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री ओके। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा एनसीईआरटी पे फोकस होता है। एनसीईआरटी के लाइंस, जो लाइन हम छोड़ देते कभी अनइम्पोर्टेंट समझ के भी, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज इम्पोर्टेंट कि हम सिर्फ एनसीईआरटी को मतलब पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम टाइम एनसीईआरटी को रिविजन कर रहे हैं, ताकि एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स है वो लिंक होते जाए। फॉर बायोलॉजी एनसीईआरटी इज द बाइबल। पहले तो हमें पढ़ना एनसीईआरटी से ही है, लेकिन अगर हम खुद से एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं तो एनसीईआरटी समझ में नहीं आता, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीजें एनसीईआरटी के पहले चैप्टर्स में लिखे हैं जो कि जिनके एक्सप्लेनेशन बाद में जाके लिखा होता है। तो कभी कभी एनसीईआरटी इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता है कब कब पढ़ना है, कब कौन सा चीज पढ़ना है। तो अगर हम कोई हमें प्रॉपर गाइडेंस के साथ है ना, अगर जो भी हम जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, जिस फैकल्टी को भी फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हम पहले पहले समझ ले बायोलॉजी को, वो एनसीईआरटी के चीजें टॉपिक अगर हम समझ लिए, फिर जाके अगर हम एनसीईआरटी खुद से पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी समझ में आता है, फिर चीजें लिंक होते हैं। अगर हम पहले से एनसीईआरटी के सीक्वेंस में चलेंगे तो फिर चीजें डिफिकल्ट लगता है कि एनसीईआरटी ने ये दिया लेकिन इसे एक्सप्लेनेशन दिए, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बाद में कहीं जाके होता है। तो अगर हम एक सिस्टमिक वे में एनसीईआरटी को अच्छे से समझेंगे तो दिखेगा कि एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स लिंक्ड होते हैं, उसके लाइन में भी एक्सप्लेनेशन होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ये नहीं समझ मतलब मार्क्स नहीं इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम एनसीईआरटी समझ रहे हैं, फिर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो अगर बुक्स में नहीं भी मिल रहा है तो खुद से भी ये समझने कि हाँ, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन खुद से एक्टिव रिकॉल करके अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ते जाए, और उसके लिए हम कोई भी एमसीक्यू बुक जो एनसीईआरटी फॉलो कर, लाइक आर्यन का मास्टर था एनसीईआरटी बुक भी फॉलो कर सकते। मैंने वो बुक फॉलो किया था एनसीईआरटी के साथ, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यूज भी, असर्शन रीजन भी है जो नीट के पैटर्न को फॉलो करता हो। या फिर हम अगर कोई बुक नहीं फॉलो करते तो पीवाईक्यू इज आल्सो ओके, लेकिन पीवाईक्यू के लिए भी बहुत ओल्ड पीवाईक्यूज नहीं फॉलो करने चाहिए, क्योंकि तब एनसीईआरटी का सिलेबस भी अलग था। तो अगर हम रिसेंट ईयर के एनसीईआरटी पीवाईक्यूज को फॉलो करें तो उससे भी हमें समझ में आता है कि एनसीईआरटी के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हमें पता है कि एनसीईआरटी से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, और उसके बाद हम समझने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तो दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर बायोलॉजी। एंड एनसीईआरटी के लिए ऑब्वियसली फॉर बायोलॉजी एनसीईआरटी को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है, ताकि हाँ, हमें सब कुछ एटलीस्ट याद रहे कि हम इसके क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस कर पाए। तो सर क्लास 12 में क्या होता है कि इसमें बोर्ड्स का भी प्रेशर रहता है और नीट का भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो दोनों चीजों को एक साथ लेने की करने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए कि शुरुआत से जब हम पढ़ते जा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर पढ़ रहे हैं नीट के लिए, तो उसके साथ हर रोज हर अगर मेरा स्टडी आवर 6 to 8 आवर का है, तो उसमें से एक 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा निकाल के हम ये कोशिश करें कि उसमें हम प्रीवियस के, जैसे अगर 11th पढ़ा था, 11th के जो चीजें उसका टॉपिक वाइज रिवीजन करते जाए। और रिवीजन ऐसे ना करें कि आप जैसे पहले टाइम पढ़ते वक्त कर किया था कि लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं। क्या क्या करना चाहिए हमें कि करना चाहिए हमें क्वेश्चन जो
उस टाइम हमने कुछ टॉपिक समझने के बाद बीपीटीस किया होगा या फिर कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, तो कोशिश करना चाहिए कि हाँ पहले या फिर पीवाई को किया था तो पीवाई को उठाने के बाद उस पीवाई को अटेंड करना चाहिए। तो भी पीवाई के अगर जहाँ से क्वेश्चन किया था तो हमें दिखता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि उस चैप्टर की कुछ चीजें ऐसा नहीं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसा होता है कि कुछ चीजें याद रहते हैं लेकिन कुछ चीज भूल जाते हैं। तो जो चीजें याद है उनको थोड़ा जल्द से क्विक रिवीजन करना, और जो चीजें हमें लगता है कि हाँ ये पूरे तरह भूल गए, अगर उसका कॉन्सेप्ट में कुछ याद नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट में नोट से रिवीजन करना, या फिर लेक्चर के ऊपर पार्ट देख लेना या फिर सर से पूछ लेना। और अगर फॉर्मूला गलत हो रहे तो फॉर्मूला के चार्ट्स बना के फॉर्मूला को रिवीजन करना। फिर अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा है तो वो सब चीजें देखना। तो रिवीजन के लिए ऐसे करना चाहिए कि हर रोज पूरा टाइम निकाल के, अगर 6 घंटे का स्टडी है उसमें से 1.5 घंटा निकाल के फिजिक्स का, आज फिजिक्स को एक टॉपिक उठा लिया, फिर उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो जिन्हें लगता है कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है तो टॉपिक समझ लिया, अगर उसमें लगता है कि सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और चीजें याद भी है उसे जल्दी से कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वीक पार्ट है उन्हें हम ज्यादा मेहनत करने का टाइम मिलता है, और जो स्ट्रॉन्ग है वो वो भी ओवरऑल चलता है। अगर हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग है वो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और जो वीक है उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं तो फिर वो और ज्यादा वीक लगता है। तो क्लास 12 के साथ ये करना चाहिए कि पहले से ही, तो क्लास 12 के पहले से ही हमें 11th को हर रोज 1-1.5 घंटा रिविजन, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के मीडियम से क्या क्वेश्चन गलत है उसके बाद से फिर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते जा रहे हैं अपने। फिर फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नोट जो बनाए थे, अगर फुल लेंथ नोट रिवाइज करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, तो उसके शॉर्ट नोट बना के, है ना, जो इम्पोर्टेंट, जो सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है या फिर उसका इफेक्टिव एग्जांपल, ऐसा करके शॉर्ट नोट बना के भी रिवीजन कर सकते हैं। एंड फॉर बायोलॉजी हम फ्लैश कार्ड्स, कॉन्सेप्ट मैप, ये सब बना के भी इफेक्ट मतलब इंटरेस्टिंग वे में रिवीजन कर सकते हैं ताकि रिवीजन भी बोरिंग ना लगे। यस सर। तो दैट इज हाउ यू शुड बी अ स्ट्रेटजी फॉर रिवीजन इन 12th। तो सर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ये होता है अगर टाइम एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ना करके सिर्फ पढ़ाई करने लगेंगे तो ये दिक्कत आता है, हमें समझ में नहीं आता कि हम कितना टाइम का इफेक्टिव यूज कर रहे हैं और कितना वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए कैसा टाइम मैनेजमेंट स्टडी होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो ये है कि पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए हमारे पास। वो टाइम टेबल कोई टिपिकल टाइम टेबल नहीं कि 6 से 8 ये पढ़ूंगा, 8 से ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि छोटे छोटे टारगेट्स होंगे उसमें, कि हाँ आज मैं 6 से 8 लेक्चर है, उसके बाद अगर मेरा 8 से 9 बजे तक मैं पढ़ूंगा तो कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, वो टॉपिक स्पेसिफिक करके लिख दूंगा। मैं मुझे फिजिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है या फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो भी है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखना है, अगर हम रिवीजन कर रहे हैं उस टाइम पे तो रिवीजन, ऐसे टॉपिक वाइज अगर हम छोटे छोटे टारगेट्स करते जाएंगे तो क्या होता है कि टाइम टेबल फॉलो भी हो पाता है, फिर वो डेली के टारगेट्स अचीव भी होते हैं, और अगर डेली के टारगेट अचीव होते हैं तो फिर मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ आज बन गए, कल भी फिर से करने का मूड आता है। लेकिन अगर हम, और अगर किसी, और ये भी एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किए। ऐसा नहीं होगा कि हर रोज टाइम टेबल फॉलो होगा, कभी कोई रीजन की वजह से टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पाता है, तो उस रीजन को आइडेंटिफाई करना। अगर वो कोई रीजन ऐसा है जो हमारे गोल से डिस्ट्रैक्टिंग टाइप के रीजन है, जैसे कि सोशल मीडिया सर्फिंग या फिर कुछ ऐसा, तो कोशिश करना है कि नेक्स्ट टाइम या कल से उसे नहीं करना है, उसे नेग्लेक्ट करना है। फिर अपने पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे जो ब्रेक्स लेने हैं, ठीक है, ताकि जो भी हम जितने भी स्टडी आवर कर रहे हैं, अगर हमारा 6 घंटे का इफेक्टिव स्टडी आवर है स्कूल के बाद, तो उस 6 घंटे को इफेक्टिवली यूज करना है। और जैसे कि क्या होता है कि कुछ लोगों को सिर्फ बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करना है, तो अगर हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में जाके बोर्ड्स के टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उन्हें स्कूल में ही कंप्लीट करके आने का जितना हो पाए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया वहीं पर क्लास में सबसे डाउट पूछ के क्लियर करके, क्योंकि जो स्कूल में टाइम जा रहा है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। और ये फिर प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, उसमें भी टाइम निकाल के तीनों सब्जेक्ट के रिवीजन भी कर रहे हैं और तीनों सब्जेक्ट पे टाइम दे रहे हैं। जो वाला वीक ज्यादा है, जैसे अगर फिजिक्स इसका वीक है तो उसको फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना चाहिए, उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे टाइम में उसे पढ़ना चाहिए जब पढ़ने का मन ज्यादा करता हो, जब 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 लगता है कि हाँ, जैसे किसी का सुबह उठ के पढ़ने का मन करता है तो उस टाइम फिजिक्स पढ़ लिया और उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज किया, तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ताकि जो वीक है वो इतना वीक ना बन जाए कि हम उसके क्वेश्चन अप्रोच ही नहीं कर पाए। हाँ, इतना रहे कि हाँ मैं उसका जो इजी क्वेश्चन है एटलीस्ट वो अटेम्प्ट कर पाऊँ। और टाइम मैनेजमेंट और एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस के, और टाइमर सेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ मैं 30 मिनट में 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना चाहिए कि इसकी आप लिमिटेड टाइम में कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, आपका एक्यूरेसी रेट कितना ज्यादा है और कितने नेगेटिव मार्किंग्स आ रहे हैं। तो ऐसे करके इफेक्टिव वे में अगर टाइम मैनेजमेंट किया जाए अपने बोर्ड्स के और सिलेबस को एटलीस्ट
बोर्ड से 2 महीने पहले खत्म करने की, अगर आप डेली ऐसे लेक्चर्स फॉलो करेंगे, डेली टारगेट्स कंप्लीट करेंगे, तो ऑब्वियसली बोर्ड से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर बोर्ड से पहले हमें बोर्ड के लिए प्रिपरेशन ऐसे करनी चाहिए कि अगर एनसीईआरटी मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है कि हाँ एनसीईआरटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें थोड़ा लॉन्ग ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कभी कभी, है ना। जैसे संडे मिल रहा है तो उसमें आज एक क्वेश्चन पेपर उठा लिया और फिर खुद से लिखने की कोशिश किया, या फिर उसके सॉल्यूशन दिखे कि इसको ऐसे लिखना चाहिए। तो ऐसे करके बोर्ड्स को भी पैरेलली लेते चलेंगे तो लास्ट में जाके बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनेगा। यस सर, प्रिपरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे आसपास हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी बने रहे, क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ाई में हर वक्त डूबे रहेंगे तो क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ जाते हैं। कहीं से अगर मार्क्स में थोड़ा डिक्रीजमेंट आ जाए तो फिर लगता है कि मेरा प्रिपरेशन कर रहा हूँ शायद इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर मेरा कोई हॉबी है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है या फिर फुटबॉल खेलना पसंद है, तो जो भी पसंद है उसमें थोड़ा शाम के वक्त 45 मिनट्स या 30 मिनट्स टाइम एक देना है तक। और उस टाइम पे ऐसा नहीं सोचना कि ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उस टाइम भी मेरा इन्वेस्ट ही हो रहा है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ अपने ब्रेन को थोड़ा रिफ्रेशमेंट का टाइम दे रहा हूँ, ताकि मैंने पूरा दिन जो पढ़ा, ऐसा नहीं है कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ सब कुछ मुझे, ब्रेन का भी एक सैचुरेशन होता है। तो अगर हम ऐसे करके थोड़े जो चीजें अच्छा लगता है, जिनसे मुझे पॉजिटिव फीलिंग आता है, तो एक डोपामिन का रिलीजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अपने हॉबीज को भी बिल्कुल ना डाल दे, वो टाइम निकाल के थोड़ा 30 मिनट 45 मिनट निकाल के थोड़ा अपने हॉबीज को फॉलो करें। और एक चीज होता है कि हम पढ़ाई कंटिन्यूसली करते हैं कि हाँ कंटिन्यूसली 6 घंटा पढ़ाई, ऐसा कभी नहीं हो पाता है। तो कोशिश करना चाहिए अगर हम 2 घंटा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो उसके बाद थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, जिस ब्रेक में थोड़ा रिफ्रेशमेंट जैसे चाय पी लिए, या फिर ब्रेक थोड़ा बालकनी में टहल दिया, या फिर आंखों में दर्द कर रहा है तो पानी मैंने आंखों में मार लिया, थोड़ा आंख बंद करके रहना है। लेकिन उस टाइम को वो 15 मिनट का ब्रेक तो 15 मिनट का ही होना चाहिए। अगर वो फिर उस 15 मिनट का ब्रेक को हम फिर सोशल मीडिया साफ करने लग गए, गेम खेलने लग गए, तो फिर वो 15 मिनट का ब्रेक 1.5 घंटे का ब्रेक बन जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा ये करना है कि अगर 15 मिनट्स का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मैं 1.5 घंटा पढ़ूंगा फिर मैं 15 मिनट्स का ब्रेक लूंगा, और उस 15 मिनट में मुझे कुछ ऐसा करना है जो रिफ्रेश टाइप का हो, कि हाँ थोड़ा पानी पी लिया, या फिर थोड़ा चाय पी लिए, या फिर थोड़ा टहल लिया, या फिर अपने पेट के साथ खेले, तो जो भी है ऐसा कोई चीज जिससे पॉजिटिव वाइब्स आते हो। ठीक, यस सर। तो ऐसे करके अपने आप को अपने अराउंडिंग सराउंडिंग में पॉजिटिव एनर्जी को जगाए रखना है, ताकि सिर्फ पढ़ाई के बाद अपने ब्रेन मतलब बर्न आउट ना हो जाए। क्योंकि कभी कभी अगर हम कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रेन बर्न आउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बस पढ़े जा रहे इफेक्टिव स्टडी नहीं हो रहा है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो जितना भी पढ़ रहे हैं उतना कंसंट्रेशन के साथ फुल एफर्ट के साथ होना चाहिए। और जब ब्रेक ले रहे हैं तो वो 15 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक, उसमें मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ माइंड फ्रेश करने के लिए। मोटिवेशन तो ये है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन अगर हम लेंगे तो वो ज्यादातर काम नहीं करता। एक्सटर्नल मोटिवेशन 1-2 दिन तक आता है, फिर उसके बाद अगर मोटिवेशन चला गया तो फिर बहुत ज्यादा लैक्स हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। मोटिवेशन ऐसे आता है कि हमें मोटिवेशन अगर खुद से हर रोज बोलेंगे मुझे पढ़ना है ऐसे करके नहीं होगा। तो मोटिवेशन ऐसे आता है कि मैंने बताया ना, जैसे कि डेली टारगेट्स बना रहे हैं हम, तो अगर डेली टारगेट बना के हम कि हाँ आज मुझे फिजिक्स का ये वाला टॉपिक पढ़ना है, मुझे फिजिक्स के 20 क्वेश्चन करने, केमिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ना है, इसके इतने क्वेश्चन करने, तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स बना के उनके कंप्लीट करते जाएंगे तो फिर एक खुद से मोटिवेशन टाइप का फील होता है कि हाँ मेरे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, मैं अपने टाइम को यूज कर रहा हूँ, इफेक्टिव यूज कर रहा हूँ, वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो एक मोटिवेशन आता है कि हाँ आज मैंने कर लिया, कल भी करूंगा। तो ऐसे अगर छोटे छोटे टारगेट्स हम बनाते जाएंगे, डेली के टारगेट्स, तो वो अचीव होते जाएंगे, उनसे कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता रहेगा। और कभी कभी अगर हमेशा ये भी कोशिश करना है कि हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई ऐसी चीजें देख रहे हैं जो नेगेटिव है दे रहा है कि हाँ क्यों करेंगे। अगर मेडिकल आपका पैशन है तो उसमें आपको विश्वास करना है कि हाँ ये बिलीव आना चाहिए कि हाँ मैं मेडिकल कर सकता हूँ अगर मैंने अपना फुल एफर्ट दिया। कभी खुद पे डाउट नहीं करना कि मुझसे क्या होगा, मुझसे क्यों होगा, बाकी लोग तो नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं, हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स बना के उन्हें अचीव करना है। फिर ऐसे करके आप करते जाएंगे तो मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट आएगा, फिर एक मोटिवेशन टाइप का आता है। और हमेशा कोशिश करना है खुद पे बिलीव करना है। अगर हम खुद पे बिलीव करेंगे ताकि तभी बाकी लोग भी हमें बिलीव करेंगे कि हाँ तुझसे हो सकता है। अगर खुद ही हम हार छोड़ देंगे यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ एग्जाम है, इतने सारे लोग एग्जाम अपियर करते नहीं,
अगर 21 लाख लोग अपियर कर रहे हैं तो क्या हुआ, मुझे तो एक ही सीट चाहिए ना, तो मुझे ये माइंड से रहना चाहिए कि हाँ मुझे बस वही वही एक सीट के लिए प्रिपेयर करना है। तो हमेशा अपने प्रिपरेशन खुद से हिसाब से होना चाहिए कि हाँ मैं अपने से बेटर कर रहा हूँ, मैं अपने आप का 100% दे रहा हूँ, मैं किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्या उसने इतना स्टडी किया मुझे भी इतना और स्टडी करना चाहिए। नहीं, मेरा खुद का टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं, मेरा रिविजन ठीक से हो रहा है, मेरा नोट रिविजन हो रहा है, मेरा एक्टिविटीज बन रहे हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये छोटी छोटी चीजें करते जाएंगे तो एक इंटरनल मोटिवेशन हमेशा मेंटेन रहेगा। दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, तो अगर हम कम स्टडी भी करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट रहते हैं तो वो ये कोई ऐसा होता है कि वो 10 घंटा पढ़ लेता है, फिर एक हफ्ता 10 घंटा पढ़ने के बाद एक हफ्ता कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करना। कॉन्टिन्यूसली हमें हर रोज अगर 6 घंटा या 8 घंटा फॉलो करते हैं तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी से हमारा स्पीड में इंप्रूवमेंट आता है, एक्यूरेसी में आता है, एक कंसिस्टेंस फ्लो रहता है ब्रेन में, एक फ्लो इनर्शिया का भी होता है मैटर, कि अगर हम पढ़ाई की इनर्शिया में रहते हैं तो पढ़ाई हो ही जाता है, खुद से ही होता है कि हाँ यार आज पढ़ना है, ये कल ये टारगेट्स कंप्लीट किया आज भी ये कर लेता हूँ। तो ऐसे करके डेली के टारगेट्स बना के कंप्लीट करना चाहिए, ताकि एक मोटिवेशन टाइप का हमेशा रहता है। सेल्फ स्टडी में ये इम्पोर्टेंट होता है कि हमें पहले ये समझ में आना, जैसे कि आपने बताया कि जो इनिशियल डेज में अभी शुरू कर रहे हैं, तो पहला चीज ये होना चाहिए वो लोग ये फॉलो कर रहे हैं कि पीवाई फॉलो कर रहे हैं कि हाँ इस एग्जाम का पैटर्न कैसा है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन क्या, जो फिजिक्स की क्वेश्चन है क्या वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, क्या उसमें बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ रहा है, नहीं वो बेसिक कॉन्सेप्ट से होते हैं और कैलकुलेशन भी बहुत लेंथी नहीं होता है। तो बेसिक एग्जाम के पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर बायोलॉजी मेरे लिए क्या एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे एनसीईआरटी में स्टक रहना है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे एनसीईआरटी पूरा फॉलो करना है। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो लोग ये ध्यान में रखें कि वो लोग हमेशा अ, अपने एग्जाम के पैटर्न को पहले समझें, फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएं, हर रोज जो भी चीजें वो पढ़ रहे हैं वो चीजों को पहले समझ लें। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो समझने के बाद उस टॉपिक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जो क्वेश्चन नहीं बने उनका फिर अलग से मिस्टेक कॉपी बनाएं कि हाँ ये मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था इसको, लेकिन इसको ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो इसे ऐसे मिस्टेक कॉपी भी होना चाहिए, हमें समझ में आता है कि हाँ मेरा क्या गलतियां हो रही है, मेरे प्रिपरेशन में क्या लैग हो रहा है। तो फॉर सेल्फ स्टडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें खुद से समझ अपना अपने गलतियां खुद से निकालने होता है, कि अगर हम खुद से कोई टेस्ट प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं, टाइमर सेट करके 30 मिनट में 30 क्वेश्चन का टाइमर सेट कर लिया, फिर देखता है कि कितना क्वेश्चन स्पीड के साथ लिमिटेड टाइम में कितना एक्यूरेसी आ रहा है, कितना नेगेटिव मार्किंग हो रहे हैं। तो फर्स्ट सेल्फ स्टडी उनको ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपने वीकनेसेस को खुद ही आइडेंटिफाई करे और वीकनेसेस पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करे। ठीक है, ताकि उनका परफॉर्मेंस अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ते जाए, और जो एग्जाम के पैटर्न के लिए वो पीओआई फॉलो करे, ताकि उनको ये भी पता चलते जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक में ज्यादा फोकस किया जाता है, कौन से टॉपिक में क्वेश्चन आने के हाई प्रोबेबिलिटीज है। तो ऐसे करके सेल्फ स्टडी को एक इफेक्टिव वे में ले जाना है, ताकि क्योंकि वहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि हम खुद के प्रिपरेशन कर रहे हैं और खुद की गलतियां भी ढूंढ रहे हैं, गलतियों को भी ठीक कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ अपनी गलतियों को ठीक करते जाएंगे, सिर्फ सही करेंगे तो इससे नहीं होगा, अपनी जो गलतियां हैं जो खामियां हैं उनको भी काम करना है, ताकि वो सब चीजें जाके एग्जाम में फिर ना हो, एग्जाम में वो गलतियां फिर से ना रिपीट ना हो। तो ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं खुद से। ये सर देखिए, तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गलती हर किसी से होगा, ऐसा कोई भी नहीं जिसका हमेशा ऐसे ही 100% आते हो। तो और गलतियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, हम गलतियों को बस ये देखते हैं कि हाँ मेरा इतने सारे गलतियों के मेरे मार्क्स इतना कम आ गया, उसकी वजह से डिमोटिवेशन फील होते हैं। लेकिन हमें ये ऐसे भी सोचना चाहिए कि जो चीजें मेरे गलत हो रहे हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि हाँ ये मेरे फाइनल एग्जाम में भी गलत हो सकते थे, तो अभी मुझे गलती हो गया तो उसे सुधारने का एक मौका मिलता है। तो जब भी कोई गलतियां हो रहे हैं तो हम कोशिश करें कि उस जो अगर कोई क्वेश्चन जैसे टेस्ट अटेम्प्ट किया तो टेस्ट में कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, तो उन क्वेश्चन को पकड़ के, जैसे मान लीजिए मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन नहीं बना, तो उसे मुझे एनालिसिस करना है कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, इसका मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं है, या फिर इसका मुझे फॉर्मूला नहीं आता, या फिर क्वेश्चन पढ़ लिया था, कैलकुलेशन मिस्टेक, या फिर मैंने यूनिट चेंज नहीं किया, तो जो भी रीजन है उस रीजन को पहले आइडेंटिफाई करना है। अगर वो कॉन्सेप्ट की वजह से है तो उस कॉन्सेप्ट को समझना है, उस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिविजन करना है अपने नोट से, अगर भूल गए हैं तो। अगर वो नहीं पढ़ा तो उसे नेक्स्ट स्टेप से पहले पढ़ लेना चाहिए। और अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो ध्यान रखना चाहिए कि हाँ नेक्स्ट टाइम कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसे ना हो। फिर टाइम के साथ क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना भी चाहिए कि हाँ कोई कौन सा नॉट करेक्ट लिखा है, कौन सा इनकरेक्ट लिखा है, ये सब चीजें भी कभी मिस कर जाते हैं, उसके बाद से भी गलत होता है। फिर अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला चार्ट बना के हर रोज थोड़ा जब भी हम रिलैक्स करते हैं, जब भी पढ़ रहे हैं थोड़ा रिलैक्स ब्रेक ले रहे हैं, उस टाइम में थोड़ा अपना फॉर्मूला चार्ट देख लिया एक बार कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसा है। और
ऐसे करके अपने मिस्टेक्स को अगर हम निगलेक्ट करते जाएंगे, और जो अगर जब जब हम टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सिर्फ उस क्वेश्चन को ही नहीं देखना, उसका आंसर ही नहीं देखना। अगर वो टॉपिक मुझे नहीं आता है तो उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी मुझे आना चाहिए। हाँ, इसमें और भी ये क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी साथ के साथ प्रैक्टिस कर लिए, तो ऐसा करके क्विक रिवीजन भी हो जाता है। जितना भी टेस्ट का सिलेबस रहता है उसका इफेक्टिव वही होता है, टेस्ट का एनालिसिस करना। तो अपने मिस्टेक्स को हमेशा कोशिश करना है कि मिस्टेक्स को छोड़ना नहीं है, अपने मिस्टेक्स से सीखना है, मिस्टेक्स को फिर से दोबारा गलती नहीं करना है, और जो गलती हो रही है उन्हें मार्क करके रखना है कि अल्टीमेटली जाके अगर सिर्फ हम गलती पे काम करेंगे ना तो वो भी बहुत ज्यादा मार्क के इम्पोर्टेंट होता है। तो सर क्लास 9-10 में हमारा जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन ही क्लियर रहे। हम तब ये ना सोचे कि नीट में कैसे प्रिपरेशन करना है, उस वक्त जो सिलेबस है अगर हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे तो दैट इज इनफ। और अगर उसको हम अच्छे से समझ रहे हैं कि हाँ इसमें इस टाइप के जैसे सिलेबस फाउंडेशन, क्योंकि अगर फाउंडेशन वो इसलिए है कि आगे जाके 11th में उस पर फिर और हायर स्टडी कर रहे हैं। तो अभी जो 9-10 है उसमें हम सिर्फ फाउंडेशन पे इसका ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे, तो अगर हमारा बेस क्लियर हो जाएगा तो फिर 11th में आके जब हम जो बेसिक चीजें उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनका डेफिनेशन, जो टर्मिनोलॉजीज यूज होंगे, ये सब बहुत चीजें क्लियर हो जाता है। तो 9-10 से ये अप्रोच करना चाहिए कि मैं अपने जो भी सिलेबस है इसको कवर कर रहा हूँ और इसको मैं बेसिक क्लियर करता हूँ, इसमें मुझे अभी से नीट लेवल पे नहीं जाना, क्योंकि ब्रेन का भी एक मैच्योरेशन टाइम होता है। तो तब सिर्फ फाउंडेशन पे अच्छे से फोकस करें, और हाँ अल्टीमेट गोल तो नीट ही है, तो तब बस अपने बेस क्लियर करना है और आगे जाके फिर बिल्डिंग बनाना है। एक दिन में नहीं बनता है बिल्डिंग। तो हमेशा पहले बेसिक क्लियर करना चाहिए, फिर जाके धीरे धीरे क्लास 11th और 12th 11th जाने के बाद धीरे धीरे जो चैप्टर्स लिंक्ड है उन्हें धीरे धीरे करना चाहिए। एक बार से ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मॉडर्न फिजिक्स में चले गए, ऐसा नहीं। तो धीरे धीरे अपने पहले बेस क्लियर करना है, फिर फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर ऐसे करके, मतलब पहले फिर 9-10 क्लियर करने के बाद अच्छे से उसका फाउंडेशन बन गया तो उसके ऊपर फिर मेहनत करके 11th 12th करनी चाहिए। तो फॉर बेस्ट टाइम फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद बस फाउंडेशन पे अच्छे से फोकस करना चाहिए, उसके बेसिस क्लियर होना चाहिए, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स है, जो डेफिनेशन से उन्हें क्लियर होना चाहिए। और फिर 11th 12th में जाके अगर हम सिर्फ 2 साल, इन 2 साल को अच्छे से यूटिलाइज किए, जो भी टाइम मिल रहा है, तो दैट इज इनफ फॉर नीट प्रिपरेशन। तो सर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसे मैंने एक चीज अपने प्रिपरेशन के वक्त देखा जो बहुत ही हेल्पफुल था, वो ये था कि मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़े थे, लेकिन मेरे जो रिसोर्स था वो बहुत लिमिटेड था। कि अगर मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन किया है, तो मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड थे और मैंने उसे मैक्सिमम टाइम रिविजन किया है। तो मैक्सिमम टाइम रिविजन से बहुत इंपॉर्टेंट कि हम कितने सारे रिसोर्स कर रहे हैं। अगर हम 10,000 क्वेश्चन कर रहे हैं और उसे एक बार भी रिविजन नहीं कर रहे हैं, तो वो 100 क्वेश्चन को 100 बार रिविजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाए अपने एनसीईआरटी को, या जहां से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन हम जितना भी कर रहे हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम। जो गलतियां हो रही हैं उनको एक बार पहली बार नहीं बना तो कुछ दिन के बाद, कुछ दिन सोल्यूशन देख लिया था, फिर से अटेम्प्ट करना है, अब बन रहा है क्या, आप उस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो फिर से समझना है, उसका सोल्यूशन देखना है। तो ऐसा करके मल्टीपल रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। फिर दूसरा मैंने जो नोटिस किया कि टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टेस्ट अटेम्प्ट करते तो हमारा जो वीक पॉइंट्स है वो हमें समझ में आता है कि ये मेरा वीक है, उस पर मेहनत करना चाहिए। तो ऐसे करके, और अल्टीमेटली फुल सिलेबस कवर होने के बाद फुल सिलेबस मॉक टेस्ट से भी पूरा सिलेबस का एक ओवरव्यू आ जाता है। कोई क्वेश्चन गलत होते हैं उस क्वेश्चन को देखकर वो टॉपिक रिवाइज कर लिया, तो ऐसे करके रिवीजन भी बहुत इजीली होते थे। और जैसे मैंने बताया, और क्या इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन हर रोज पढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपने ये किया था कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। मैंने टाइमर सेट करके, मतलब अपने स्पीड को भी मेंटेन किया था कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो ये सब अगर पहले से ये सब चीजों को मेंटेन करते जाएंगे हम, पहले से टाइम टेबल बना के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करेंगे, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करेंगे, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर स्कोरिंग अ गुड मार्क्स इन नीट। तो लास्ट के दिन में ये इंपॉर्टेंट है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि अगर हम सिर्फ चैप्टर वाइज पढ़ने बैठे तो रिवीजन उतना इफेक्टिव नहीं होता है, एक दिन में शायद एक ही चैप्टर हो पाता है। लेकिन अगर हम टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो टेस्ट से क्या होता है, पूरा सिलेबस का एक ओवरव्यू आ जाता है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अपने जो वीक पॉइंट्स है वो समझ में आता है कि हाँ मेरा ये वाला रिवीजन बहुत वीक है। तो हम टेस्ट को लेकर, टेस्ट से जो गलती हो रहा है वहां से सीख सीख के हम रिवीजन कर सकते हैं। और टेस्ट का फ्रीक्वेंसी अगर हम डेली अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर एक दिन के इंटरवल में भी कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन हमें करना चाहिए कि हाँ हम टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस भी कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन से लेके रिवीजन कर रहे हैं।
और लास्ट टाइम में हर चीज पढ़ना मुमकिन नहीं है, किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो पहले से रिवीजन करते जाएंगे तो हमें एक टाइम आता है, अगर हमने एनसीईआरटी को बार बार किया इस चैप्टर तो मुझे पता है कि हाँ इस कौन सा टॉपिक, कौन सा लाइन है जो मुझे अभी पढ़ना चाहिए, और कौन से ऐसे लाइन है जो नहीं पढ़ूंगा तो भी समझ में आ जाता है, वो समझाने के लिए है, उसमें क्वेश्चन। तो मैथ्स अगर हम पहले से प्रिपरेशन करते जाएंगे तो लास्ट के टाइम में ये सब चीजें खुद से बनता है कि हाँ मुझे ये बस करना चाहिए, मेरा ये वाला पार्ट वीक है, या इसके एग्जांपल्स नहीं बनते तो उसके एग्जांपल थोड़ा फ्लैश कार्ड वगैरह बना के मैक्सिमम टाइम रिविजन करना। फिर फॉर फिजिक्स के लिए हम शॉर्ट नोट्स बना के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कॉन्सेप्ट मैप बना के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और कैसे इससे ये कन्वर्शन हो रहा है तो रिएजेंट टैग फ्लो चार्ट बना के। तो ऐसे करके लास्ट के टाइम में ऐसे रिविजन करना होता है, क्योंकि उस टाइम ऐसा टाइम नहीं है कि हर चीज को पढ़ पाए, और कभी भी ये सोचना नहीं है कि मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ही अटेम्प्ट करना है। अगर मेरा सिलेबस कभी भी किसका ऐसा नहीं होता उसका 100% सिलेबस कवर होता है, कुछ ना कुछ चीजें छूट जाते हैं, कुछ ना कुछ चीजें रिविजन रह जाता है। तो लेकिन हमें टेस्ट अटेम्प्ट करना है, फिर टेस्ट से हमें समझना है कि हाँ क्या लैग कर गया है मेरा रिविजन, उन चीजों को रिविजन करना है, जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उसको थोड़ा क्विक रिविजन कर सकते हैं हम। तो ऐसे करके टाइम भी बचा सकते हैं और अपने वीक एरियाज पे ज्यादा मेहनत करके उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर मंथली टेस्ट में ऐसा होता है कि पार्ट टेस्ट सिलेबस अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत वीकनेस से क्वेश्चन आते थे, तो कभी कभी मार्क्स 650 प्लस भी आते थे, तो कभी कभी 600 के नीचे भी आ जाते थे। कभी कभी एक ऐसा डिमोटिवेटेड टाइप का फील होता है कि यार प्रिपरेशन ठीक तो चल रहा है ना, कि क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, ना पर मार्क्स ही नहीं आ रहे। तो उस टाइम ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कि जो टेस्ट में अगर हमें ऐसा नहीं करना कि अगर इस बार 600 आना है तो मुझे ये टारगेट करना है, नहीं मैं 700 लाऊं, नहीं, छोटे छोटे टारगेट्स होने चाहिए कि अगर 600 आए तो मैं नेक्स्ट टाइम कैसे 620 ला सकता हूँ, क्या क्या मेरा इस बार गलतियां हुआ है। उन गलतियों को अगर जैसे अगर मैंने ये कोई चैप्टर छोड़ रखा था इस टेस्ट के लिए तो नेक्स्ट टेस्ट से पहले मुझे वो चैप्टर नहीं छोड़ना, वो कवर करके जाना है। अगर मैंने इस बार थोड़ा कोई फॉर्मूला डिविजन नहीं करके गया था, मुझे नेक्स्ट बार फॉर्मूला डिविजन करके जाना है। या फिर मैं इस बार देख सकता हूँ कि मेरे एग्जाम में क्या क्या गलतियां हो रही हैं, अगर मैं उन गलतियों पे काम करते जाऊंगा तो शायद मेरा पहले बार 600 से 605 आएंगे, मुझे जितना एक्सपेक्टेड उतना नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली ये साइकिल रिपीट करते जाएंगे कि अपने गलतियों को सीखते जाएंगे, तो अल्टीमेटली जाके फिर फाइनल में क्या होता था कि तब अगर मैं ज्यादा रिविजन नहीं भी करता था तो अल्टीमेटली एक मतलब फ्लैटी फेस बन गया था कि हाँ 650 से प्लस ही आ रहे हैं, फिर जितना भी रिविजन कम रिविजन कर रहे हैं तो भी आ ही जाता है। तो पहले से अगर ऐसे छोटे छोटे अपने वीक पॉइंट पे काम कर रहे हैं हम लोग तो फिर वीक चीजें ज्यादा नहीं रहता है, तो फिर मार्क का एक इंक्रीजमेंट भी आ जाता है, और फिर मार्क एक सेफ जोन में भी आ जाता है कि हाँ 650 प्लस आ रहा है, फिर मोटिवेशन टाइप का फील होता है और पढ़ने के लिए और अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब सब मेरे लिए तो मतलब मैंने जब प्रिपरेशन शुरू किया तब से मुझे एम्स में एक मतलब अलग ही वाइब्स आते थे कि हाँ एम्स जाना है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेस्ट इंस्टीट्यूट में से है। तो जब मुझे भुवनेश्वर अलॉट हुआ, मैं जब यहाँ पर काउंसलिंग करवाने के बाद एडमिशन होने को आया तो एक मतलब अलग ही फीलिंग आया जब वो गेट देखे कि हाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, फिर पेशेंट्स, फिर हॉस्पिटल, और फिर वो व्हाइट कोट का फीलिंग कि हाँ एक व्हाइट कोट पहन के हम भी क्लास, मतलब एक अलग सा वाइब फील होता है कि बचपन से जो हम ड्रीम कर रहे हैं, जिसको सोच के प्रिपरेशन करते थे वो अभी सच हो रहा है कि हाँ कभी अभी तब सोचते थे कि हाँ मेरे गले में स्टेथोस्कोप होगा, मैं ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना सीख रहा हूँ, तो अभी सब वो सब चीजें कर रहे हैं तो धीरे धीरे फील होता है कि हाँ जो मैंने प्रिपरेशन किया था वो वर्दी है, मैंने जो सेक्रीफाइसेस किए थे, मैंने अगर कभी दोस्तों के साथ मूवी देखना छोड़ के पढ़ाई किया था तो वो वर्दी है, अभी मैं उसे उस टाइम में एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सोचे कि हाँ मैं अगर अभी थोड़ा मेहनत कर लूँ तो तब जाके बाद में मुझे रिग्रेट फील ना हो, थोड़ा वर्दी फील हो गया मैंने जो मेहनत किया था वो मेरे लिए वर्दी है। तो सर यहाँ आने के बाद वो फील हुआ कि हाँ जितना सेक्रीफाइसेस थे वो सब वर्थ इट थे, अभी वो फील हो रहे हैं। तो सर मैं जैसे कॉलेज में आने के बाद तो ये है कि यहाँ पर सिलेबस बहुत फास्ट है तो हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से पार्ट में ज्यादा फोकस करने चाहिए, प्रैक्टिकल में कौन सी चीजें पे ज्यादा प्रैक्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कि थ्योरी में भी हर चीज याद करना इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत लंबा बहुत फास्ट सिलेबस है। तो सीनियर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो लोग बता उन्होंने ऑलरेडी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर कौन से टॉपिक में ज्यादा फोकस करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा रिसोर्स फॉलो करना चाहिए, या फिर अगर मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो कहाँ से करना चाहिए। तो हाँ सीनियर से सारा एक अच्छा बॉन्डिंग रहे तो ये सब फायदे मिलते हैं कि हाँ उनसे एक
ऐसे समझ में आता है कि हाँ कौन सा चीजें करना चाहिए, कौन सा रिसोर्स फॉलो करना चाहिए, फिर हाँ असाइन कहाँ से करना है, अगर ये हिस्टोलॉजी के डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये कौन से बुक से करें ताकि ये सही है। और मतलब सब कुछ एक क्योंकि क्या है कि हम लोग खुद से करते जाते हैं तो गलत हो जाते हैं, हमें पता नहीं, तो सीनियर के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग रहता है तो वो लोग सजेस्ट भी करते हैं, वो लोग बहुत टाइम हेल्प भी करते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए सर के लेक्चर में, तो अगर सीनियर लोगों से बोलते हैं तो वो लोग समझा भी देते हैं, पढ़ा भी देते हैं कभी कभी। तो या सीनियर की हेल्प बहुत ही हेल्पफुल होते हैं वो लोग। इस तरह अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली करूंगा, क्योंकि जो लोग मतलब खुद से करना चाहते हैं, कैसा होता है कि कभी कभी कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होते हैं वो यूज नहीं करते, और कुछ लोग अपने अपॉर्चुनिटी खुद बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ मुझे अगर नहीं है तो क्या हुआ, जितना रिसोर्स है उतना यूज करते हैं। तो अगर मुझे मौका मिलता है, मैं उनको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली दैट इज वेरी ग्रेटफुल। एंड उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर वो ये ना सोचे कि क्या मेरे लिए रिसोर्स कम है, नहीं, अगर उनके लिए शायद वो रिसोर्स इसलिए कम है कि वो उसमें और ज्यादा स्ट्रांग बने, है ना, कि जो पौधा जितना ज्यादा स्टॉर्म को सरवाइव करता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग बनता है, उसका रूट उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो वही है कि अगर हमें रिसोर्स, जो लोग बहुत ज्यादा रिसोर्स दे रहे हैं वो लोग उसका मिसयूज भी करते हैं। तो हमारे पास अगर लिमिटेड रिसोर्स है तो उसको अगर सिर्फ लिमिटेड रिसोर्स को ही फॉलो करेंगे तो दैट इज ओके। और आपको, आप ये कभी डिमोटिवेशन ना फील हो कि हाँ पूरे में से ये नहीं है, ये होता तो क्या होता, ये होता तो क्या नहीं। आपके पास जितना है उसको यूज करने के बाद उससे कैसे बेस्ट ले सकते हैं, उससे कैसे 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर मुझे भी मौका मिलेगा उन लोगों को हेल्प करने का, मेंटरशिप करने का, गाइड करने का, तो मैं ऑब्वियसली करूंगा, क्योंकि मेरे भी इनिशियल डेज में मुझे कोई गाइड करने वाला था प्रॉपर्ली नहीं था। तो अगर मुझे मिलता है कोई एक जो मैं जिससे गाइड कर पाऊँ और वो अपने प्रिपरेशन को लेकर सीरियस है, तो दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर। तो मैं अभी लास्ट में तो बहुत कम टाइम बचा है उनके लिए, तो मैं उनको यही कहूंगा कि अभी के लिए वो लोग पैनिक ना करें कि मेरा कितना सिलेबस हुआ है, कितना बैकलॉग रह गया है। अभी जितना कर सकते हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं वही कंटिन्यू करें, कोई नया नया चीज एग्जाम में जाके अप्लाई ना करें। कि अगर अभी से वो बायो से शुरू कर रहे हैं, जो वीकर पोर्शन है अपने एग्जाम में जाके, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पर जाके अपने वीकर सेक्शन से शुरू ना करें, जो अपना स्ट्रॉन्ग है उससे शुरू करें, ताकि एक मोटिवेशन टाइप का फील हो, या फिर पेपर में अच्छा भाई आता है। फिर पेपर में ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, उसमें जाके नेक्स्ट क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कोशिश करना अपने पेपर को थोड़ा जल्दी 20 मिनट्स पहले खत्म कर पाओ, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपने छोड़ा था वही कैलकुलेशन की वजह से अब तब याद नहीं बन रहे थे, उन्हें अटेम्प्ट करना है। फिर रिवीजन कर सकते हैं पूरा पेपर का एक बार, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। लास्ट में अपने आप को ना बहुत ज्यादा काम रख रहे हैं और अपने आप पे, तो अगर हम बस ये चीजें करते जाएंगे लास्ट के टाइम में कि हाँ खुद पे विश्वास रखें, और हर रोज खुद को मोटिवेट करते जाए कि यार बस 20 दिन है, इस 20 दिन में जैसे कर रहा हूँ अपने बेस्ट देने का। वो ये ना सोचे कि यार मेरा कैसा होगा, पेपर पेपर खराब हो गया तो क्या होगा, जिंदगी खराब है, ये नहीं। अभी ये सोचना है कि मैंने अगर 100% पढ़ा है तो मैं 100% दे के आऊंगा, फिर उसका रिजल्ट क्या होंगे वो बाद में सोचते हैं। तो अभी उनके लिए मुझे यही कहना है कि वो लोग अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें, जो भी प्रिपरेशन चल रहा है जैसे भी चल रहा है उसको अपने 100% दो। अभी जो भी टाइम है पैनिक नहीं करना है। यस, अगर मौका इस बार नहीं आ रहा है तो शायद नेक्स्ट बार कुछ और चीज आपके लिए और इंटरेस्टिंग और अच्छा कुछ वेट कर रहा है आपके लिए। तो ऐसा नहीं सोचना कि अगर नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म, नहीं। ऐसे करो कि हाँ मेरा ये मुझे 100% देना है, अगर मैंने अपने 100% दे दिए कि आपको रिग्रेट फील ना हो कि मैं यार काश मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया होता तो बन जाते। तो जितना कर सकते हैं उतना अपना 100% दे, एंड आपका एग्जाम ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। एंड गुड विशेस फ्रॉम मी आल्सो।